अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपका लेक्चर है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। इंतहाई इजी लेक्चर है ये भी, पिछले लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिकल है क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है। इसमें भी हम लोग कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में ही जानने लगे हैं। तो दिस probably the last lecture about history and probably the last lecture that would be given online. ओके इंशाल्लाह इसके बाद आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं फिज़िकल वो स्टार्ट हो जाएंगी। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन कि कंप्यूटर क्या है। आप काफ़ी बार ये पढ़ भी चुके हो, समझ भी चुके हो, लेकिन चूँकि आज भी ये लेक्चर का पार्ट है सो हमें यहाँ से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन को आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब है कोई भी ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से चले, ठीक है, और कंट्रोल भी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के ज़रिए हो। ठीक है, अच्छा ये मशीन क्या करती है? हमारे लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है बड़ी तेज़ी से और आसानी से। हर शख्स दुनिया में अपनी आसानी के लिए और किसी ना किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब आपके ज़हन में आएगा अगर एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट किस तरह लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो, जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो एक प्रॉब्लम है। जो इंसान के पास ज़िंदगी में फ्री टाइम बचता है उस टाइम को यूटिलाइज़ करना, अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना ताकि उसका माइंड अच्छी स्पेस के साथ फ्री रहे, तो उस केस में इंसान एंटरटेनमेंट हासिल कर सकता है कंप्यूटर से। तो फ्रस्ट्रेशन का जो सोल्यूशन है वो भी कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अब कैसे कंप्यूटर को समझ आ जाती है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? हम उसको पहले इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब कंप्यूटर को एक दफ़ा सिखा दिया जाता है कोड के ज़रिए से, सॉफ्टवेयर के ज़रिए से, ये लिखा हुआ प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर के ज़रिए से सिखा दिया जाता है कि उसने हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। एक दफ़ा जब हम उसे सिखा देते हैं फिर हम रेपिटेटिवली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को यूज़ करते हैं। ओके, इट इज़ द डिजिटल मशीन। ठीक है, मतलब ये एनालॉग चीज़ें नहीं समझती, इसको सिर्फ 1 और 0 की ज़बान समझ आती है, बाइनरी नंबर समझ आते हैं। ओके, अच्छा जी, फिर कंप्यूटर निकला कहाँ से? तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमें नज़र आता है कि कंप्यूटर कंप्यूट से निकला था। ठीक है, एक वर्ड है कंप्यूट, यहाँ से कंप्यूटर वर्ड निकला था। ठीक है, जिसका मतलब है टू कैलकुलेट। वर्ड कंप्यूट का मतलब है हिसाब किताब लगाना, कैलकुलेट करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एंड और नॉट, इसके जैसे ऑपरेशंस करना, मतलब कैलकुलेशन करना। ठीक है, और कहा जाता है कि दुनिया का पहला कंप्यूटर चाइनीज़ लोगों ने डेवलप किया था जिसको वो अबैकस कहते थे। ठीक है ना, अब अबैकस की जो इमेज है वो कुछ इस तरह की है। बच्चों को खिलौनों के तौर पे अब ये डिवाइस दे दी जाती है ताकि वो इसके साथ खेलें और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करें। ओके, तो इससे सबसे शुरुआत हुई थी कैलकुलेशन की। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, फिर हम कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसिंग मशीन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने का पूरा साइकिल जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, क्या करता है कंप्यूटर? ये इनपुट लेता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, मतलब इंसान इसको इनपुट देते हैं। इट मीन्स कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनपुट आ रही है, जो भी इनपुट आ रही है कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, उसको समझेगा, उसका हल ढूंढेगा। जैसे ही हल मिल गया उस हल को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में आउटपुट कर देगा कंप्यूटर। ओके, इसीलिए कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसिंग मशीन भी कहते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर का एक डेटा प्रोसेसिंग साइकिल है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, आप डेटा एंटर करते हो, कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स प्रोसेस करते हैं और आउटपुट हो जाता है। ठीक है, इस डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में यू कैन सी इनपुट हो रही है, तो इनपुट देने के लिए हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं, माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ऑल दीज डिवाइसेस कैन बी इनपुट डिवाइसेस। ठीक है,
देन वी आर हैविंग प्रोसेसर या CPU। जो भी इंफॉर्मेशन आप एंटर कर रहे हो वो मेमोरी से गुजर कर CPU के पास जाती है और CPU फिर देखता है सॉल्यूशन जो आपने इनपुट की होती है प्रॉब्लम उसका। जैसे ही प्रॉब्लम मिल जाती है तो फिर कंप्यूटर आउटपुट जनरेट करता है। उसकी आउटपुट की जनरेशन होने के बाद आउटपुट सेंड कर दी जाती है किसी ना किसी आउटपुट डिवाइस तक। आउटपुट डिवाइसेस मींस मॉनिटर है आपके पास, प्रिंटर है, वो कोई कैमरा की स्क्रीन भी हो सकती है, स्पीकर हो सकता है, एटसेट्रा। ओके, ठीक है। ये है कंप्यूटर का डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। इस साइकिल में 3 प्रोसेसेस हैं। ये सवाल जो पेपर में आ सकता है वो यही है कि डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में कौन कौन से प्रोसेसेस हो सकते हैं। ये 3 हैं। सबसे पहला है इनपुट, फिर प्रोसेस है और फिर आउटपुट है। किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी किसी बुक में आउटपुट के बाद भी एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं स्टोर। मतलब जो रिजल्ट्स आउटपुट में हमें मिले हैं कंप्यूटर की जानिब से, कंप्यूटर उन्हें स्टोर भी कर लेता है अपने पास। क्यों? ताकि कंप्यूटर से हम नेक्स्ट टाइम वो रिजल्ट्स मांगें तो हमारे पास रिजल्ट मिले। ओके, तो फ्यूचर यूज़ के लिए हम लोग रिजल्ट्स को स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर्स की जनरेशन के बारे में हमने जानना है। ओके, अब यहाँ पे कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो सकते हैं कि कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन। आई नो कि आपने पहले ये मेरे से पढ़ी होंगी, अब रिवीजन का टाइम है। बट जनरेशन से 2 चीज़ें हैं मुराद, ठीक है। एक होती है आपके CPU की जनरेशन, CPU का जो मॉडल है उसकी जनरेशन, वो आपको ना यहाँ से नज़र आती है। लेट्स सपोज आपने ख़रीदा है कंप्यूटर Core i5 या Core i7, Core i3 ख़रीदा हुआ आपने, ठीक है। लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कुछ भी है। तो आप अपने उस कंप्यूटर की जनरेशन अगर देखना चाहते हो तो आप जाते हो यहाँ पे माई कंप्यूटर में, यहाँ दिस PC में, इसके ऊपर करते हो राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ में जाते हो तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होती है। यहाँ पे आपको बताता है कि आपका प्रोसेसर Core i5 है, ठीक है। i5 के बाद डैश के बाद ये 4 लिखा हुआ ना, इसका मतलब है ये 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। ओके, हो सकता है आपके पास Core i5 आगे 2300 या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई डिजिट लिखा हो। इसका मतलब होगा कि आपके प्रोसेसर की जनरेशन जो है वो 2 है या 3 है। तो याद रखिएगा यहाँ तक i5 तक जो प्रोसेसर का नाम होता है और उस प्रोसेसर की जनरेशन इस डैश के बाद का पहला डिजिट होता है। बाद वाले काउंट नहीं करते हम, ठीक है। जो पहला डिजिट होता है इसका मतलब वो वाली इसकी जनरेशन है। ओके, फिर बाद में इसकी रैम और दूसरी स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं एटसेट्रा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की जनरेशन की। ओके, अब इससे क्या मुराद है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की जनरेशन से? इसका मतलब ये है, देखो आज ना हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स हैं हर कंप्यूटर में। आपका मोबाइल फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वो रिस्ट वॉच है जिसके जो आपके स्मार्ट वॉच कहलाती है, या कोई भी डिजिटल डिवाइस है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सबसे जो मेन पार्ट होता है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, वो है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अर्ली स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी कंप्यूटर को बनाने के लिए। ठीक है, अब वैक्यूम ट्यूब्स कुछ इस तरह की दिखती हैं, ठीक है, डिफरेंट साइज़ की वैक्यूम ट्यूब्स हैं। तो कंप्यूटर की पहली जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स है। ठीक है, ये वो टेक्नोलॉजी है जो यूज़ की जाती थी सबसे पहले कंप्यूटर्स को बनाने के लिए। ठीक है ना, कहता है ये ग्लास की ट्यूब है, ठीक है, शीशे की ट्यूब होती थी जिसके अंदर से गैस रिमूव कर दी जाती थी। ठीक है, मतलब इसके अंदर वैक्यूम होता था। ठीक, ये वैक्यूम आ गया। वैक्यूम ट्यूब्स कंटेन इलेक्ट्रोड्स फॉर कंट्रोलिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो। क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वो बाइनरी डिजिट्स के साथ काम करता है, तो उस ज़माने में इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है और इसके जो सर्किट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये वैक्यूम ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते थे। ठीक है, इफ़ यू कैन सी, ये जो सर्किट आपको इस ट्यूब के अंदर नज़र आ रहे हैं ना,
ये वो कैलकुलेटिंग मशीन्स होती थी। अब ये एक कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब्स कोई हज़ारों से भी ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स मिलती थी ना, फिर जाके एक हमारे पास डेवलप होता था कंप्यूटर, ठीक है, और उसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था, एक पूरे कमरे या एक पूरे हॉल के साइज़ का जितना एक कंप्यूटर होता था। ओके, फिर ये टेक्नोलॉजी में ना इसमें कुछ फ्लॉज थे। एक तो ये स्लो थी और ये हमें मैन्युफैक्चर करने में इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती थी, प्लस ये हीट रेजिस्टेंट भी बहुत अच्छी नहीं थी। क्योंकि ये इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती थी उस हीट के जनरेट होने की वजह से ये ट्यूब्स एक्सप्लोड कर जाती थी, फट जाती थी। ओके, तो इन खामियों को ख़त्म किया सेकेंड जनरेशन ने, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही थी वो थे ये ट्रांजिस्टर्स। अब ये वैक्यूम ट्यूब का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, उसकी निस्बत ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। मतलब अगर वैक्यूम ट्यूब का एक पर्टिकुलर साइज़ है तो वैक्यूम ट्यूब से 200 गुना छोटा साइज़ होता है ट्रांजिस्टर का, ठीक है। और वैक्यूम ट्यूब की निस्बत ज़्यादा एफिशिएंट भी होते हैं ये, मतलब एफिशिएंट मीन्स ज़्यादा फास्ट। कितने फास्ट? 40 टाइम्स फास्टर। मतलब अगर वैक्यूम ट्यूब एक काम को करने में 1 घंटा लगा रही है तो वही काम सेकेंड जनरेशन का ये ट्रांजिस्टर 20 मिनट में कर देगा सिर्फ। ओके, ठीक है। ये एक सेमीकंडक्टर से बना हुआ मटेरियल के इलेक्ट्रोड्स होते थे छोटे छोटे, अभी भी यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ठीक है। इनकी एवोल्यूशन से ही कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन वजूद में आई। अच्छा जी, देन वी आर हैविंग थर्ड जनरेशन। एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंप्यूटर्स की स्पीड में इजाफा होता जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला कंप्यूटर थर्ड जनरेशन से स्लो था, ये स्लो है, ये स्लोएस्ट है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सबसे स्लोएस्ट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसकी स्पीड कम है, इसकी एफिशिएंसी कम है, इसकी एफिशिएंसी फर्स्ट से ज़्यादा है, कॉस्ट भी कम है, ठीक है। इसी तरह इसकी एफिशिएंसी पहली 2 जनरेशन से ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, स्पीड ज़्यादा है, एक्यूरेसी ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी ये ग्राफ भी ऊपर जाता जाएगा अच्छी बातों का, ठीक है। जो डिसएडवांटेजेस हैं वो कम होते जाएंगे और एडवांटेजेस हमारे पास इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट अप इसकी ज़रा डिटेल देख लें। कहते हैं एन इंटीग्रेटेड सर्किट शॉर्ट फॉर आईसी, ये एक छोटी सी चिप होती है, ठीक है, जिसका काम होता है एम्पलीफाई करना, समझना, ठीक है, समझना या वेव्स प्रोड्यूस करना या कोई ना कोई टास्क मुकम्मल करना, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये ब्लैक कलर का ब्लैक ये सारी की सारी इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। इन सर्किट्स के अंदर प्रोग्राम्स फिट किए होते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग कोई सिग्नल पहुंचाते हैं और इस इंटीग्रेटेड सर्किट तक वो सिग्नल पहुंचता है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट अपना वो फिर टास्क मुकम्मल करता है जो इसके अंदर इंस्टॉल किया होता है। ओके, ये सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। और इस सिर्फ एक इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर इन सैकड़ों ट्रांजिस्टर्स की पावर होती है, ठीक है। मतलब सैकड़ों हज़ारों ट्रांजिस्टर्स मिल के जो करते हैं वो एक अकेला इंटीग्रेटेड सर्किट कर देता है, ठीक है। इसके नाम से ही ना आपको समझ आना चाहिए है, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है मिलाकर कोई चीज़ अगर बनी हो, इंटीग्रेट की हो, ठीक है। अब क्या चीज़ मिलाई हुई है, ये आप देख सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, मतलब इतनी ज़्यादा तादाद में ट्रांजिस्टर जो मिल के काम कर सकते हैं वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट कर सकता है। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर 19वीं सदी की सबसे बड़ी ईजाद है जिसने कंप्यूटर्स को इतनी ज़्यादा स्पीड दे दी है कि अब आप देख सकते हो कि कंप्यूटर्स फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से।
फॉर एग्ज़ाम्पल जो वेदर की सिचुएशन है वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती है, ठीक है। आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कंप्यूटर्स, एटॉमिक एनर्जी में यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स, प्रिडिक्शंस के लिए यूज़ होते हैं, बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा कंप्यूटर की जो है डोमेन्स बढ़ गई हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये सब कुछ पॉसिबल हो सका है माइक्रो प्रोसेसर्स के ज़रिए से, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को आप लॉजिक चिप भी कहते हो। सीपीयू, जो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, वो बेसिकली यही है, माइक्रो प्रोसेसर। इसको सिंपली प्रोसेसर भी कह सकते हैं हम, माइक्रो चिप भी कह सकते हैं, लॉजिक चिप भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सब इसी के नाम है। ये कंप्यूटर का इंजन है जिसने कंप्यूटर को चलाना है। ये नहीं आया तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। और भी कंप्यूटर के पार्ट हैं जो ना हो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दिस इज कंसिडर्ड द मोस्ट नीडेड, ओके। अच्छा, तो जब से माइक्रो प्रोसेसर आए हुए हैं कंप्यूटर्स को बहुत ज़्यादा स्पीड मिल गई है। ये जो जिस डिवाइस पे आप ये लेक्चर सुन रहे हो इसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर है। तमाम के तमाम जो कंप्यूटर्स हैं एट द मोमेंट वो माइक्रो प्रोसेसर्स के सर पे ही चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर्स भी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होगी कभी ना कभी, इससे बेहतर हल भी निकलेगा, ठीक है। वो क्या निकलेगा वो अब हम देखते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर्स की पावर आप जितनी मर्जी बढ़ा लो, आपको स्पीड मिलती जाएगी, कंप्यूटर फास्ट से फास्टर होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं होंगे। तो कंप्यूटर्स को इंटेलिजेंट भी होना चाहिए ताकि वो डिसीजन मेक कर सकें, ताकि वो उनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज हो लाइक अ ह्यूमन। तो माइक्रो प्रोसेसर बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है अभी, ठीक है। आप माइक्रो प्रोसेसर्स को इकट्ठा करके जोड़कर कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं हो रहा। उसकी इंटेलिजेंसी को इंक्रीज करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप आएगा मार्केट में, बल्कि आ चुका हुआ है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि मशीन प्रेडिक्शंस कर सके, वर्क कर सके, रिएक्ट कर सके कंप्यूटर्स की तरह, ह्यूमंस की तरह, ओके। मतलब अब आप देखते हो जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो साथ में एक वॉइस सर्च की ऑप्शन आती है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कंप्यूटर आपकी आवाज़ सुन ले? अब पॉसिबल है, कंप्यूटर्स को कान दे दिए गए हैं माइक्रोफोन की शक्ल में, ठीक है। कंप्यूटर अब आगे आगे एक टेक्नोलॉजी आएगी कि आप, बल्कि यूएस में और कई कंट्रीज में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है कि आप अपने मोबाइल के कैमरा से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो और गूगल को पूछो ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो गूगल आपको बताएगा ये ऑब्जेक्ट ये है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? सब कुछ कंप्यूटर को कैसे पता चलती जा रही हैं चीज़ें? इट इज़ बिकॉज कंप्यूटर्स अब इंटेलिजेंट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। फिर स्पीच रिकॉग्निशन भी एक एप्लीकेशन होती है। स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब है कि 10 शख्स आकर कुछ बोलते हैं, ठीक है, और उन सब की आवाज़ कंप्यूटर रिकॉर्ड कर लेता है। फ्यूचर में अगर कोई शख्स दोबारा से कुछ बोलता है तो कंप्यूटर बताएगा कि ये उस शख्स की आवाज़ है। तो कंप्यूटर को कैसे पता चल गया? ये इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी कैसे आ गई उसके अंदर? इट इज़ बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आप देख सकते हो। रोबोटिक्स हैं, ठीक है, IoT हैं, ड्रोन्स हैं और स्मार्ट व्हीकल्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। और भी कुछ हैं, आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होगी फ्यूचर में। वो ये कुछ नाम लिखे हुए हैं या यहाँ पे बल्कि यूज़ हो रही है। हमारे इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं हुई क्योंकि अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, लेकिन ग्लोबली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एक्सेप्टेड फील्ड है जिसके ऊपर डे बाय डे डेवलपमेंट हो रही है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थ्योरी लेक्चर। यहाँ तक कोई परेशानी, गम, आंधी तूफान होगा तो आपने डिस्कस कर लेना है। थैंक यू सो मच।